अचानक सुबोध अपने घर, परिवार और कारोबार छोड़कर एक लड़की के साथ अमेरिका चला गया। जाने से पहले उसने ऑफिस से फोन करके कहा था, आरती मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। पिताजी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, माफी मांगने का भी अधिकार खो दिया है मैंने। फिर कह रहा हूँ कि सब लोग मुझे माफ कर देना, इसी के साथ मुझे भूल जाना। मुझे पता है कि ये कहना आसान है, लेकिन सचमुच में भूलना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी समझ लेना, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। आरती कुछ कहती उसके पहले ही सुबोध ने अपनी बात कहकर फोन रख दिया था। आरती को पता था कि फोन कट चुका है, फिर भी वो रिसीवर से सटा स्तब्ध खड़ी थी। ये विदाई मौत से भी बदतर थी। सुबोध बसा बसाया घर अचानक उजाड़ कर चला गया था। सुबोध के बारे में ससुर को बताते हुए वो बेहोश होकर गिर गई थी। बूढ़े पिता ने बेटे के घर परिवार का बोझ आसानी से अपने कंधों पर उठा लिया। सुबोध के पिता जगदीश प्रसाद ने बहू और पोती को अपने छत्र छाया में ले लिया। आरती बेहोश हो गई क्योंकि उसका बीपी लो हो गया था। डॉक्टर सिन्हा सामने बैठे थे। दूसरी ओर सिरहाने ससुर जगदीश प्रसाद खड़े थे। वह सिर पर हाथ फेरते हुए कह रहे थे, आरती बेटा, तुम्हें आज जितना रोना है रो लो। आज के बाद फिर कभी उस कुल कलंक का नाम लेकर तुम्हें रोने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं चला कि ये कब से चल रहा था। पता नहीं वह कौन थी जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। उसने तो लड़ने का भी संबंध नहीं रखा। आरती टुकुर ससुर का मुंह ताक रही थी। आंखें सबूत के बिना वह कैसे जिएगी? अभी तक वह उससे लिपटी बेल की तरह जी रही थी। अब वो आधार के बिना जमीन पर बिखर गई थी। अब कौन सहारा देगा? बिना किसी वजह के पति उसे बेसहारा छोड़कर चला गया था। पता नहीं कौन उनके बीच आ गई थी। वह कैसी औरत थी जो उसके पति को अपने मोह पाश में बांधकर चली गई थी। छोटी सी बिटिया पिता जैसे बूढ़े ससुर फैला कारोबार। जीवन अब एक तपती दोपहर की तरह हो गया था। नंगे पांव चलना होगा, ना आराम ना छाया। सुबोध था तो जगदीश प्रसाद रिटायर होकर सेवानिवृत्ति का जीवन जी रहे थे। ऑफिस जाते भी थे तो थोड़े समय के लिए, लेकिन अब पूरा कारोबार वही संभालने लगे थे। उनकी भागदौड़ को देखते हुए एक दिन आरती ने कहा, पापा आप इतनी मेहनत करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हम 3 लोग ही तो हैं। इतना बड़ा घर और कारोबार बेचकर एक छोटा सा घर ले लेते हैं, बाकी रकम ब्याज पर उठा देते हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा था कि अचानक एक दिन आरती के माँ बाप पहुँचे। वे आरती और पोती भावना को ले जाने आए थे। उनका कहना था कि विधुर ससुर के साथ बिना पति के बहू के रहने पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ससुर और बहू का पहले से ही संबंध था। इसीलिए सुबोध घर छोड़कर चला गया। दोनों ही परिवारों की बदनामी हो रही है, इसीलिए आरती को उनके साथ जाना ही होगा। उनके खर्च के लिए रुपए उसके ससुर भेजते रहेंगे। माँ बाप की बातें सुनकर आरती स्तब्ध रह गई। उस पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। फिर ऐसा कुछ घटा जिसके आघात से वो मूड बन गई। आरती के माँ बाप की बातें सुनकर जगदीश प्रसाद ने कहा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। जो भी निर्णय करना है आरती बहू को करना है। अगर वह जाना चाहती है तो खुशी से भावना को लेकर जा सकती है। बस इतना कहकर अपराधी की तरह उन्होंने सिर झुका लिया था। भावना उस समय उनकी गोद में थी। नाना नानी ने उसे लेने की बहुत कोशिश की थी, पर वह उनके पास नहीं गई थी। उसने दोनों हाथों से कसकर दादाजी की गर्दन पकड़ ली थी। बेटे के घर छोड़कर जाने पर भी ना रोने वाले जगदीश प्रसाद की आंखें छलक आई। ससुर की हालत देखकर आरती झटके से उठी और अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर बोली, मैं और भावना यहीं पापा के पास ही रहेंगे। आरती ने तृप्ति की लंबी सांस ली। वह पिता जैसा प्यार देने वाले ससुर थे। उन्हीं के सहारे वह जी रही थी। अगर उनका सहारा न होता तो माँ बाप के यहाँ आश्रित बनकर बेचारी की तरह जी रही होती। इन्हीं की वजह से आज वो सिर ऊंचा करके जी रही थी, वरना नदी के टापू की तरह कण कण बिखर गई होती। मगर नियति को शायद ये भी मंजूर नहीं था।
सुबोध के जाने के 4 साल बाद जब भावना 16 साल की हो गई थी, उस दिन जगदीश प्रसाद मॉर्निंग वॉक से वापस नहीं आए थे। 8 से 8:10 और फिर 9 बज चुके थे। ना उनका कोई फोन आया, ना डोरबेल बजी। दरवाजा खोले माँ बेटी एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। मॉर्निंग वॉक करने वालों की तरह घड़ी का कांटा भाग रहा था। तभी घर का फोन घनघना उठा। आरती ने दौड़कर रिसीवर उठाया। उधर से आवाज आई, मैडम ये फोन आपके फैमिली मेंबर का है। जी ये फोन मेरे ससुर का है। आपके पास कैसे आया? जी उनका एक्सीडेंट हो चुका है। आरती ने बेटी का हाथ पकड़ा और गेट की ओर भागी, मगर सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी दुनिया जिस पिताजी के नाम के मजबूत स्तंभ पर टिकी थी, वो स्तंभ एकदम से टूट गया था। एक बार उसकी हंसती खेलती दुनिया फिर से उजड़ गई थी। आरती जानती थी कि अगर वह टूट गई तो भावना को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सुबोध जब उसे छोड़कर गया था, उसकी गृहस्थी के रथ का दूसरा पहिया ससुर जगदीश प्रसाद बन गए थे, जिससे जीवन की गाड़ी अच्छे से चल पड़ी थी। लेकिन उनके अचानक इस तरह चले जाने से आरती अकेली पड़ गई। मायके वाले सिर्फ औपचारिक तौर पर मिलने आए। कहते हैं वक्त सबकी परीक्षा लेता है। आरती ने खुद को मजबूत किया और अपनी बेटी में स्वयं को झोंक दिया। आज 12 साल बाद भावना डॉक्टर बन गई है और उसकी शादी होने वाली है। तूने अपनी लिस्ट बना ली? किस किस को कार्ड भेजना है? आरती ने अपनी बेटी भावना से पूछा। जी मम्मी, ये रही मेरी लिस्ट, पर एक कार्ड आप मुझे दे दीजिए। अपने एक खास दोस्त को भेजना है। ये कहकर भावना ने एक कार्ड लिया, अपना बैग उठाया, अपनी गाड़ी निकाली और अस्पताल की ओर चल पड़ी। भावना कार चला रही थी। उसकी आंखों में अपने पापा का बीमार चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, कातर आंखें घूम रही थी, जो शायद उससे क्षमा याचना कर रही थी। उसके पापा कुछ समय पहले ही उस अस्पताल में दाखिल हुए थे जहां वह काम कर रही थी। उन्हें पक्षाघात हुआ था। पापा तो मम्मी से अलग हो गए, लेकिन उसका हृदय पापा की याद में तड़पता रहा। मम्मी के अथक प्रयास व बड़ी मेहनत ने उसके पैरों तले ठूस जमीन दी। वो डॉक्टर बन गई। मम्मी के सामने पापा का नाम लेना भी मुश्किल था और वह इसको गलत भी नहीं समझती थी। आखिर जिस सहचर पर मम्मी को अथाह विश्वास था, जिसकी उंगली पकड़े वह जीवन डगर पर निश्चिंत होकर आगे बढ़ रही थी, वही एक दिन चुपचाप अपनी उंगली छुड़ाकर चल देगा, ये तो वह सोच भी नहीं सकती थी। जीवन साथी के धोखे के बाद तो मम्मी की दुनिया में भावना के अलावा किसी के लिए भी जगह नहीं थी। भावना गाड़ी खड़ी कर अपने कैबिन में पहुंची तो बाहर मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। उसकी सहयोगी डॉक्टर कैबिन में बैठी हुई थी। हेलो डॉक्टर आर्या, कैसी हैं आप? फाइन डॉक्टर, आज आपको देर हो गई। मरीजों की भीड़ लगी है। हाँ, शादी की तैयारी के चलते आजकल थोड़ी देर हो जाती है। इसके बाद भावना कुछ घंटों के लिए तो अपने आप को भी भूल गई। 1 बजे तक मरीज निपटे। उसने 1 कप चाय मंगवाई। धीरे धीरे चाय पीते हुए वो अतीत के दलदल में धंसने लगी। पापा के यूं चले जाने से वो इतनी आहत हुई थी कि उसने मन ही मन विवाह ना करने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा कि वो डॉक्टर है और मानव सेवा व मम्मी की देखभाल में अपना जीवन गुजार देगी। डॉक्टर अमन ने कितने ही तरीकों से उसके सामने प्रणय निवेदन किया, पर उसने हर बार ठुकरा दिया। जब मम्मी को पता चला तो उन्होंने उसे विवाह करने के लिए बहुत समझाया, पर वह किसी भी तरह से तैयार नहीं हुई। मम्मी के जीवन के भयावह अनुभव से उसके अंदर वैवाहिक जीवन के प्रति भारी कड़वाहट भर गई थी, जिसे वह किसी तरह भी अपने अंदर से निकाल नहीं पा रही थी। थक हार कर मम्मी भी चुप हो गई। लगभग 6 महीने पहले वो अस्पताल का राउंड लगा रही थी कि उसे एक बेड पर जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। कृशकाय शरीर, खिचड़ी, दाढ़ी, दर्द से कुमलाया चेहरा। वह पहचानने की कोशिश करने लगी। दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि यह तो उसके पापा का चेहरा है। क्या वह इस हाल में यहाँ हो सकते हैं? उसके दिमाग में जैसे भूचाल आ गया। उसने नर्स की ओर देखकर पूछा, सिस्टर इन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर बाई तरफ लकवा पड़ा है। अब तो कुछ ठीक हो गए हैं।
क्या नाम है इस मरीज का? कहते हुए वो खुद सामने लटके चार्ट को देखने लगी। सुबोध शर्मा चार्ट पर लिखा, ये नाम जहर बुझे तीर की तरह उसके दिल के आर पार हो गया। संज्ञा शून्य सी वह अपने मरीजों को देखकर वापस चली आई थी। उसका हृदय अपने पापा की ऐसी हालत देखकर करुणा से छटता गया था। यद्यपि वह उसके मरीज नहीं थे, पर फिर भी वह उनके केस में दिलचस्पी लेने लगी। वह जब भी डॉक्टर से उनके बारे में बात करती तो इस बात का ध्यान रखती कि डॉक्टर को ये ना लगे कि वह इस मरीज में इतनी रुचि क्यों ले रही है। उसने अपने पापा को भी ये आभास नहीं होने दिया कि वह उनको पहचान गई है। उसके पापा लगभग 1.5 महीना अस्पताल में रहे। कई बार सोचा कि मम्मी को उनके बारे में बताएं, पर कहने की हिम्मत ना जुटा सकी। उसे ये देखकर आश्चर्य होता कि पापा के 1-2 दोस्त ही उनसे मिलने आते थे। एक दिन वो अस्पताल पहुंची तो उनका बिस्तर खाली था। ये मरीज कहाँ गया सिस्टर? उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है डॉक्टर, अब उनका इलाज घर से ही होगा। डॉक्टर आपके नाम मिस्टर सुबोध एक पत्र दे गए हैं, क्या वह आपके जानने वाले थे? सिस्टर ने डॉक्टर भावना को एक पत्र थमा दिया। पत्र पकड़ते ही उसकी टांगे थरथरा गई। अपने को संभालकर वो अपने कैबिन में आकर कुर्सी में धंस गई। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। लिखा था, प्रिय भावना, तुमने मुझे पहचाना हो या ना पहचाना हो, पर मैं तो तुम्हें पहले ही दिन पहचान गया था कि तुम मेरी बेटी भावना हो। तुम्हें अपनी बेटी कहने का हक तो मैं बहुत पीछे छोड़ आया, लेकिन तुम्हारा पिता तो मैं हूँ ही, और ये मेरे लिए फख्र की बात है। बदनसीब हूँ मैं जो तुम जैसी बेटी को अपना नहीं कह सकता, जिसके कारण तुम दोनों को छोड़ आया था। वो तो मुझे छोड़कर कब की चली गई। भला अपनों का दिल दुखाकर किसी को सुख मिल सकता है कभी? ये भूल गया था मैं। तुम दोनों को अकेला छोड़ आया था। आज खुद भी अकेलेपन की सजा भुगत रहा हूँ। तुम दोनों माम का अपराधी हूँ मैं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आगे के शब्द उसकी आंसू भरी आंखों में धुंधला गए। उसने आंखें बंद कर पीछे सिर टिका दिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मम्मी का इतने सालों का अकेलापन, उनकी छटपटाहट, अपने युवा हो रहे मन का बिना पापा के अजीब सा अकेलापन, भय, सब कुछ मानस पटल पर उभर आया था। जिंदगी के वे सब लम्हे याद आ गए जब पापा की कमी शिद्दत से खली थी। बिना पुरुष के साथ के मम्मी को कई बार कमजोर पड़ते भी देखा था। पापा के इतने बड़े अपराध के बाद भी उसका मन उन्हें प्यार करता था, लेकिन उन्हें माफ करने या ना करने का अधिकार सिर्फ मम्मी को ही था। मम्मी यदि उन्हें माफ कर दे तो उसके लिए उन्हें फिर से अपनाना मुश्किल नहीं था। पापा के माफीनामे को पढ़ने के बाद विवाह के प्रति जो नफरत की शिला उसके दिल पर पड़ी थी, वह धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने डॉक्टर अमन को अपने आसपास आने की ढील दे दी और अंत में उनका प्रणय निवेदन उसने स्वीकार कर लिया था। मम्मी उसकी विवाह की स्वीकृति और खुशी से बोरा सी गई थी। माँ की बेरौनक जिंदगी में उसकी खुशियाँ व सफलता ही तो रंग भर सकते थे, बाकी था ही क्या। पर पापा के बारे में जानकर उसे मम्मी की जिंदगी फिर भी अच्छी लग रही थी कि उनकी जिंदगी में उससे जुड़ी खुशियाँ तो थी, पर पापा की जिंदगी में तो कुछ भी नहीं था सिवा भीषण अकेलापन, अपने परिवार को छोड़ देने का दर्द और साथ में उनकी इस बीमारी के। लेकिन कैसे बताएं मम्मी को? वह कई दिनों तक इसी कशमकश में रही थी। मम्मी उत्साहित हो उसकी शादी की तैयारियों में लग गई थी। वह दिन भर अस्पताल से थककर चूर होकर घर आती और बेसुध सी बिस्तर पर पड़ जाती। मम्मी की वह जरा भी मदद नहीं कर पा रही थी। एक दिन रात को उसकी नींद खुल गई। प्यास महसूस हुई तो पानी पीने के लिए उठ गई। बगल में नजर पड़ी तो बिस्तर खाली था। मम्मी शायद बाथरूम गई होंगी, ऐसा सोचकर वो पानी पीकर लेट गई। थोड़ी देर तक जब मम्मी वापस नहीं आई तो उसने बाथरूम में झांका, पर वहाँ कोई नहीं था। वो बाहर आई। बालकनी में मम्मी कुर्सी पर बैठी चुपचाप अंधेरे को घूर रही थी। मम्मी आप यहाँ बैठी हैं? नींद नहीं आ रही है क्या? वह भी कुर्सी खींचकर उनकी बगल में बैठ गई। शादी की तैयारियों के कारण आप बहुत थक गई है, अपना ख्याल रखिए।
कहकर उसने मम्मी की तरफ देखा। धुंधलाती चांदनी में उनकी आंखों का गीलापन उसने लक्ष्य कर लिया। क्या हुआ मम्मी, आप रो रही थी? उसने स्नेह से पूछा। मैं विदा होने वाली हूँ। इसलिए उनका मूड ठीक करने के लिए उसने हल्का सा परिहास किया। लेकिन मेरे विदा होने की नौबत नहीं आएगी। या तो अमन विदा होकर यहाँ आएगा या फिर आप मेरे साथ चलेंगी। मम्मी की आंखों की नमी बूंद बनकर दालों पर लुढ़क गई। वह कोमलता से उनके आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी क्या बात है? खुशी के आंसू है पगली। मम्मी हल्का सा मुस्कुराई। हर लड़की विदा होकर अपने ससुराल जाती है, तू भी जाएगी। मैं तेरे साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरी शोभा तो अपने ही घर में रहने में है। बीता ये तेरा मायका है। जब तक तू अपने मायके आएगी तो तेरे आने के लिए भी तो एक घर होना चाहिए। मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि तू इसी शहर में रहेगी और आती जाती रहेगी। कहते कहते मम्मी चुप हो गई। वह साफ महसूस कर रही थी कि मम्मी अंधेरे में घूरते हुए अपने आंसू पीने का असफल प्रयास कर रही हैं। मम्मी वो धीरे से उनकी हथेली अपने हाथों में लेकर सहलाती हुई बोली, पापा की याद आ रही है ना? कहकर उसने मम्मी की प्रतिक्रिया देखने के लिए उनके चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा दी। पापा का नाम सुनकर हमेशा की तरह मम्मी इस बार भड़की नहीं कोई जवाब दिया, बस चुपचाप अपने आंसू पोंछती रही। है ना मम्मी? उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच चुप्पी पसर गई। मम्मी एक बात कहूँ, मम्मी ने अपनी प्रश्नवाचक नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दी। फर्ज करो कि यदि आज पापा लौट आए और अपने किए की माफी मांगे तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगी? नाजुक समय था, कोमल मूड था। सो बिना भर के बेटी का गाल थपकर बोली, तू क्यों बेकार की सोचती है? बेटा वो हमारे ही होते तो जाते ही क्यों? और आना ही होता तो अभी तक क्यों नहीं आए? इतने सालों बाद तू उस इंसान को क्यों याद कर रही है? बेटी तेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। अमन अच्छा लड़का है, तू बहुत खुश रहेगी। मैं ही नहीं मम्मी, हम दोनों ही तो उनको याद कर रहे हैं। सुनकर मम्मी की आंखें एक बार फिर बरस गई। फिर आंसू पोंछकर बोली, सोच रही थी भावना कि ऐसा कौन सा क्षण रहा होगा, मेरी तरफ से ऐसी कौन सी कमी रह गई होगी जब सुबोध का पैर फिसला और उस क्षण का खामियाजा हमको ता उम्र भुगतना पड़ा। वरना तेरे पापा के और मेरे रिश्ते कड़वाहट भरे कभी नहीं रहे। हम अपने वैवाहिक जीवन से खुश थे। वो औरत अगर उनके जीवन में नहीं आई होती और तेरे पापा भटके नहीं होते तो आज हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल होती और मेरी जिंदगी की शाम इतनी अकेली नहीं होती। कैसे कटेगी आगे की जिंदगी? जिंदगी की शाम में जीवन साथी की कमी सबसे अधिक खलती है। भावना याद रखना, कुम और अमन एक दूसरे के प्रति हमेशा ईमानदार और इतने करीब रहना कि बीच में कोई तीसरा अपनी जगह ही ना बना पाए। क्या सोच रही है डॉक्टर भावना? ड्यूटी का समय खत्म हो गया है, घर नहीं जाना है क्या? डॉक्टर आर्या का स्वर सुनकर भावना वर्तमान में लौट आई। आंखें खोली तो देखा कि उसकी सहयोगी डॉक्टर आर्या उसे आश्चर्य से देख रही थी। क्या बात है डॉक्टर भावना, आप रो रही थी? नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। वो अपनी गीली आंखें पचती हुई बोली। उसने अपना बैग खोला, अंदर रखा कार्ड दोबारा देखा, उस पर्ची को भी देखा जिस पर उसने पापा का पता लिखा था और जिसे उसने अस्पताल के रिकॉर्ड से हासिल किया था। बैग कंधे पर डालकर वो बाहर निकल गई। सुबोध शर्मा का पता ढूंढते ढूंढते जब भावना उनके घर पहुंची तो शाम गहरा रही थी। धड़कते हृदय से उसने ने घंटी बजा दी। अंदर की आवाज पास आती हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। सुबोध शर्मा उसे आश्चर्य और खुशी से भौचक्के होकर निहार रहे थे। तुम डॉक्टर भावना हो ना? हाँ पापा, वह कठिनाई से बोल पाई। बरसों बाद पापा बोलने के लिए उसे काफी प्रयास करना पड़ा। आओ अंदर आओ बेई। सुबोध की खुशी का वेग उनके हाव भाव से संभल नहीं पा रहा था। शायद वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें। हृदय में उठते तूफान को थामते हुए हाथ का कार्ड पकड़ाते हुए वह बोली, ये मेरी शादी का कार्ड है, आप जरूर आइएगा, तुम्हारी शादी हो रही है। वह खुशी से बोले। फिर कार्ड पकड़ते हुए धीरे से बोले,
तुम्हारी मम्मी जानती है सब कुछ? हाँ, वो झूठ बोल गई। आप जरूर आइएगा, कहकर वो बिना एक क्षण भी रुके वापस मुड़ गई। सुबोध अंदर आ गए। थके हुए से वो कुर्सी में धंस गए। भावना एक आशा की किरण उनके दिल में जगाकर गुम हो गई थी। वे ही जानते हैं कि अपने परिवार से बिछड़कर वो कितना तड़पे हैं। अपनी बड़ी होती बेटी को देखने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश नहीं की, कितना कोसा उन्होंने खुद को जब वह दामिनी के चंगुल में फंस गए थे। कैसा जाल फेंका था दामिनी ने उन्हें फंसाने के लिए। उनकी पत्नी एक शांत नदी की तरह थी और दामिनी थी बरसाती उफता नाला जो अपने सारे कगारों को तोड़कर उनकी तरफ बढ़ता रहा, और वह स्वयं भी उसी में बह गए। उस समय तो बस दामिनी को पाना ही जैसे उनका एकमात्र लक्ष्य रह गया था। क्यों इतना आकर्षित हो गए थे वो उस समय दामिनी की तरफ? दामिनी की तड़क बड़क अपने में समा लेने वाले उद्यान सौंदर्य के पीछे वह उसकी चरित्रहीनता और बददिमागी को नहीं देख पाए। दामिनी के सामने उन्हें अपनी शांत सौम्य पत्नी बासी व श्रीहीन लगी थी। लगा उसके साथ जीने में कोई मजा ही नहीं है। एक रस दिनचर्या तन मन का एक रस साथ। तब नहीं समझ पाए कि अपनी सीमाओं में रहने वाली नदी की तरह ही उनकी पत्नी ने भी उनके जीवन को व उनके परिवार को सीमाओं में बांधा हुआ है। दामिनी का साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया। शुरू में तो वह दामिनी के सौंदर्य के सागर में डूब गए, लेकिन दामिनी के रूप का तिलिस्म अधिक दिन नहीं रह पाया। धीरे धीरे प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत दामिनी का असली चेहरा उनके सामने खुलने लगा। अपनी जिस तनख्वाह में पत्नी व बेटी के साथ वो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी तनख्वाह में दामिनी के साथ गृहस्थी की गाड़ी खींचना मुश्किल ही नहीं दुभर हो रहा था। उसके सैर सपाटे, बनावट, श्रृंगार व साड़ियों के खर्चे से वो इतने परेशान हो गए थे। बात इतनी ही होती तो भी ठीक था। दामिनी परले दर्जे की झगड़ालू व बदमाग थी। सुबोध को हर पल दामिनी की तुलना में आरती याद आ जाती। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगी। वह कब, कहाँ और क्यों जा रही है, ये पूछना भी उनके बस की बात नहीं रह गई थी। पति की तरह वह उस पर कोई भी अधिकार नहीं रख पा रहे थे। वे दोनों लगभग 5 साल तक एक साथ रहे। इन 5 सालों में वह इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि दामिनी के जीवन में फिर कोई आ गया है। वह उसको रोकना चाहकर भी नहीं रोक पाए, या फिर शायद उन्होंने रोकना ही नहीं चाहा। तब पहली बार नकारे जाने का दर्द उनकी समझ में आया था। पिछले 7 साल तक उन्होंने कितनी बार कोशिश की आरती के पास वापस लौटने की। वह आरती के बारे में सब कुछ पता करते रहते थे, क्योंकि सुबोध कभी अमेरिका गए ही नहीं। उन्होंने आरती से झूठ बोला था कि उस लड़की के साथ अमेरिका चले गए हैं, ताकि कोई उन्हें ढूंढे नहीं। खैर, बेटी जब डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आ गई, तब ना जाने कितनी बार उस अस्पताल की गेट पर खड़े रहे थे, पागलों की तरह बेटी की एक झलक पाने के लिए। लेकिन कारों व लोगों की भीड़ में वह कभी भावना को देख नहीं पाए। तभी उनके जीवन में ये दुखद मोड़ आया। ऑफिस में ही उन्हें पक्षाघात का अटैक पड़ा। उनके ऑफिस के दोस्त जब उन्हें अस्पताल ले जाने लगे, तब वो बहुत मुश्किल से उन्हें उस अस्पताल का नाम समझा पाए जहां उनकी बेटी काम करती थी, इस उम्मीद में कि शायद उनकी अपनी बेटी से अंतिम समय में मुलाकात हो जाए। और ऐसा हुआ भी, पर भावना ने उन्हें पहचाना नहीं, या फिर पहचानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह तो भावना को चिट्ठी लिखकर भी भूल गए थे। लेकिन आज भावना को अपने सामने देखकर उनका अपने परिवार के पास लौटने का सपना अंगड़ाई लेने लगा था। उनकी सुप्त भावनाएं फिर जोर पकड़ने लगी। लेकिन पता नहीं आरती उन्हें माफ कर पाएगी या नहीं। तभी बाहर सड़क पर किसी गाड़ी के हॉर्न की तेज आवाज सुनकर वो अपने अतीत से बाहर निकल आए। ना जाने वो कब से ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने कार्ड उठाकर उसे उल्टा पलटा और मन में निश्चय किया कि बेटी की शादी में अवश्य जाएंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। आरती उनका अपमान भी कर देगी, तब भी वह उस दुख से कम ही होगा जो उन्होंने उसे दिया है और जो उन्हें अपने परिवार से अलग रहकर मिल रहा है। सोचकर उनका हृदय शांत हो गया। उधर घर आकर भावना अपने हृदय को शांत नहीं कर पा रही थी।
पता नहीं उसने अच्छा किया या बुरा। मम्मी पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मम्मी से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। ये सोचकर उसने अपने दिलो दिमाग को शांत कर लिया। आखिर विवाह का दिन आ पहुंचा। दुल्हन बनी भावना खुद को शीशे में निहार रही थी। मम्मी पसीने से लसपस्त इधर उधर सब संभालने में लगी थी। बारात आने वाली थी। उसके डॉक्टर मित्र मम्मी की थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे। तभी बैंडबाजी की आवाज आने लगी। बारात आ गई, बारात आ गई कहते सब बाहर भाग गए। वो कमरे में अकेली खड़ी रह गई। पापा अभी तक नहीं आए। पता नहीं आएंगे भी या नहीं। काश उसकी कोशिश कामयाब हो जाती। तभी मम्मी उसको लेने कमरे में आ पहुंची। चल भावना, जयमाला के लिए चल। ओवा मम्मी के साथ मंच की तरफ चल दी। जयमाला हुआ, खाना खत्म हुआ, फेरे शुरू हो गए, खत्म भी हो गए। उसकी निगाहें गेट की तरफ लगी रही। उसको ऐसा खोया देखकर मम्मी ने एक दो बार टोका भी, पर उसके दिमाग में क्या उहापोह चल रही है उन्हें क्या पता था। फेरे के बाद उसके डॉक्टर मित्र रिश्तेदार सब अपने अपने घर चले गए। सुबह विदाई के वक्त कुछ बहुत नजदीकी रिश्तेदार ही रह गए। उसकी विदाई की तैयारियां शुरू हो रही थी, पर उसका हृदय उदास था। पापा ने ये अवसर खो दिया। इस खुशी के मौके व अकेलेपन के मोड़ पर मम्मी शायद पापा को माफ कर देती। तभी डॉक्टर आर्या अंदर आकर बोली, भावना तुम्हें कोई पूछ रहा है। मुझे? हाँ, कोई सुबोध शर्मा है। सुबोध शर्मा? वो खुशी के अतिरेक में डॉक्टर आर्या का हाथ पकड़कर बोली, मेरा एक काम कर दो डॉक्टर, उन्हें यहाँ ले आओ मेरे कमरे में। डॉक्टर आर्या आश्चर्य से बोली, कौन है वो? सवाल मत करो प्लीज, बस उन्हें यहाँ ले आओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आर्या सुबोध शर्मा को लेकर कमरे में आ गई। आप कल शादी में क्यों नहीं आए पापा? वो उलाहना भरे स्वर में बोली। उसके स्वर के अधिकार से बरसों की दूरी पल भर में छिटक गई। सुबोध थगे से खड़े रह गए। मन किया बेटी को गले लगा लें, पर अपने किए अपराध ने पैरों में बेड़ियां डाल दी। बाप का अधिकार उनके वजूद से छिटकर अलग खड़ा हो गया। बेटी, मैंने सोचा तुम्हारी मम्मी की ना जाने क्या प्रतिक्रिया होगी। तुम्हारी शादी है, उनका मूड मुझे देखकर खराब ना हो जाए। मैं जश्न में विघ्न नहीं डालना चाहता था। मम्मी कहाँ है? डॉक्टर आर्या? वो आश्चर्यचकित खड़ी डॉक्टर आर्या से बोली, आज शायद अंदर वाले कमरे में विदाई की तैयारी कर रही है। चलिए पापा। वो एक हाथ से लहंगा और दूसरे हाथ से सुबोध का हाथ पकड़कर अंदर जाकर मम्मी के सामने खड़ी हो गई। अचानक इतने वर्षों बाद अपने सामने सुबोध को यूं लाठी के सहारे खड़ा देखकर आरती संज्ञा शून्य सी देखती रह गई। तुम मम्मी, पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए ना पापा, जो कुछ आपने पत्र में लिखा था। आरती, मुझे माफ कर दो। जिसके लिए तुम्हें इतने दुख दिए वो तो वर्षों पहले मुझे छोड़कर चली गई। मैं जानता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इसी कारण मैं इतने सालों तक वापस आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। मैं ही जानता हूँ कितना तड़पा हूँ तुम दोनों के लिए। भावना की एक झलक पाने के लिए अस्पताल के गेट पर पागलों की तरह खड़ा रहता था। तुम्हें देखने के लिए स्कूल के चक्कर काटा करता था। कभी तुम दिख भी जाती तो अपने आप में मगन। फिर सोचता, कितने दुख दिए हैं तुम्हें, बहुत मुश्किल से संभली हो। कहीं मेरे कारण तुम्हारी मुश्किल से संभली जिंदगी फिर से बिखर ना जाए। यही सब सोचकर मेरी कोशिश कमजोर पड़ जाती। अपनी बीमारी में भी उसी अस्पताल में इसीलिए भर्ती हुआ कि जिंदगी के आखिरी दिनों में बेटी को जी भरकर देख लूंगा। मुझे माफ कर दो आरती। आज भी अगर भावना जोर नहीं देती तो मैं तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लाठी को बगल है, सहारे टिकाकर सुबोध ने दोनों हाथ जोड़ दिए। आरती का मन किया कि वो फूट फूट कर रो पड़े। बेटी की विदाई, सुबोध का यूं माफी मांगना, इतने वर्षों का संघर्ष। उनकी रुलाई गले में आकर मचलने लगी। आंखें बरसने से पहले उन्होंने बापब की तरफ अपनी पीठ फेर दी, लेकिन हिलती पीठ से भावना समझ गई कि मम्मी रो रही हैं। मम्मी के दोनों कंधों को पकड़कर भावना बोली, पापा को माफ कर दीजिए।
गलती उनसे हुई है पर उसकी सजा भी उनको मिल चुकी है। अकेलापन उन्होंने भी झेला है, भले ही अपनी गलती से। प्लीज मम्मी मेरी खातिर। उसने मम्मी का चेहरा धीरे से अपनी तरफ किया। बहुत बड़ी हो गई है तू ये सब करने के लिए, मम्मी रुंधी आवाज में बोली। पर उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि हार कर जीत जाने का एहसास था। मम्मी मैं इस घर को, अपने परिवार को पूर्ण देखना चाहती हूँ, कहते हुए भावना ने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें पास खींच लिया। आरती ने भरी नजरों से सुबोध की तरफ देखा, जैसे कह रही हो तुम मेरी जगह होते तो क्या मुझे माफ कर देते जो मैं तुम्हें करूं। लेकिन सुबोध ने हिम्मत करके आरती के कंधों के चारों तरफ अपनी बाहें फैला दी। रोती हुई वह पति सुबोध के कंधे से लग गई। दोनों को अपनी बाहों के घेरे से बांधकर भावना भी रो रही थी। सामने टंगी जगदीश प्रसाद की तस्वीर भी जैसे इस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रही हो। विदाई की बेला पर कार में बैठते हुए भावना आंसू भरी नजरों से गेट पर एक साथ खड़े मम्मी पापा की छवि को जैसे अपनी आंखों में समा लेना चाहती थी। तो दोस्तों, आरती और भावना को सुबोध को माफ करना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।